हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के ज़रिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथमेटिक्स पेपर जो हाल ही में कंडक्ट किया गया J&K में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगले और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पेपर में 26 है। टोटल नंबर ऑफ पेज इस पेपर के 4 है और आपको टाइम दिया गया है इस पेपर में 2.5 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर के 50 हैं। इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 4 है, A, B, C एंड D। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। सेक्शन A में 13 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन एक मार्क का है। सेक्शन B में 6 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन के मार्क्स 2-2 है। सेक्शन C में 5 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 3-3 है और सेक्शन D में 2 क्वेश्चंस है, उन दोनों क्वेश्चंस का मार्क्स 5-5 है। चलिए सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है और उसका पहला क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 23094 विल बी। आपने पढ़ा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, अगर किसी भी डिजिट का यूनिट्स डिजिट यहाँ पर 4 है तो आपको 4 को स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर बनता है 4 आर 16 और 16 का यूनिट्स डिजिट है 6, तो दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 6। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द लाइक पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इन पार्ट्स में से लाइक पेयर ढूंढना है। अगर आपको याद है लाइक पेयर या लाइक टर्म्स वो वाली होती है जिनका वेरिएबल भी सेम होगा और वेरिएबल पर पावर भी सेम होगा। तो आप देख सकते हैं पहले पार्ट में यहाँ पर x पर स्क्वायर है, दूसरे पार्ट में x पर रेज्ड पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं हुई। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका वेरिएबल z² y है और इसका वेरिएबल भी z² y है, तो वेरिएबल भी यहाँ पर सेम है और वेरिएबल पर पावर भी यहाँ पर सेम है, तो दैट मीन्स दीज टर्म्स आर लाइक टर्म्स। अब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे के पार्ट्स ही नहीं देखने हैं। यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है वो हमें मिल गई जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 + a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। आपको बोलना है इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको सॉल्व करना है रफ पर। यहाँ पर जो आइडेंटिटी बनती है वो बनती है a + b का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a² + 2ab + b²। यहाँ पर a की जगह आपका 2 है और b की जगह आपका a है, तो अगर हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो वो आएगा पहले a², तो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, ट्वाइस a की जगह 2 और b की जगह a प्लस b का स्क्वायर और यहाँ का b जो है वो a है, तो b को स्क्वायर करना है। तो ये अगर हम सॉल्व करें 2 2 r 4 बनता है प्लस 2 2 r 4 और यहाँ पर a है और a²। तो आपकी 3 टर्म्स में ये आ गया 4 + 4a + a²। ये कौन सा वाला ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये जो ये वाला ऑप्शन है, हाँ उधर इधर टर्म्स है, यहाँ पर 4 लास्ट में है, 4a बीच में है और यहाँ पर दिस इज a² यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ L एंड ब्रेड्थ B इज कैलकुलेटेड बाय। एक रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? आपको पता है इन अ रेक्टेंगल बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और इसके एरिया की अगर हम बात करें, एरिया इज द स्पेस एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री, तो ये इसका एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा ऑप्शन सी है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 3 - 2 इज इक्वल टू। तो 3 - 2 किसके बराबर होता है? अगर हम देखेंगे 3 यहाँ पर, तो 3 को अगर हम सॉल्व करें, जिसका भी पावर रेज्ड पावर में माइनस होता है तो इसका हो जाता है रेसिप्रोकल, और जो माइनस में पावर होता है, नेगेटिव में पावर होता है, वो बन जाता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये आएगा 3 तो इसको भी अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा 3 × 3। 3 का मतलब है 3 2 बार मल्टीप्लाई में है, तो ये आएगा 1 / 3 3 आर 9। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा वाला है? दिस इज द ऑप्शन सी। दिस इज द ऑप्शन सी, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पिक अप द ऑड आउट वन आउट। पिक अप द ऑड, ये ऑड यहाँ पर होगा, पिक अप द ऑड वन आउट। पहला है पाई चार्ट, दूसरा है लाइन ग्राफ, तीसरा है बार चार्ट और चौथा है फ्रूट चार्ट। तो इन ऑप्शंस में से ऑड वन यहाँ पर फ्रूट चार्ट है।
Now question number 7. The generalized form of a 3-digit number XYZ are digits is. तो इसका generalized form क्या होगा, जिसमें XYZ होगा, एक 3-digit नंबर होगा, या कहिए expanded form में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो Z है ये यूनिट्स प्लेस पर होना चाहिए, और ये जो Y है ये टेंस प्लेस पर होना चाहिए, और ये जो X है ये हंड्रेड्स प्लेस पर होना चाहिए। तो दैट मीन्स जो हंड्रेड्स प्लेस पर होता है उसके साथ होते हैं 2 जीरोस, टेंस प्लेस पर जो होता है उसके साथ होता है 1 जीरो, और यूनिट्स प्लेस पर कोई जीरो, एक ही डिजिट होता है। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें 100 ये तीसरी टर्म है, x वाली टर्म है, इसके साथ 100 है, ये y टेंस वाली टर्म है इसीलिए इसके साथ 10 है, और z यूनिट्स प्लेस वाली टर्म है इसीलिए इसके साथ कोई जीरो नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो पहला पार्ट है आपको यहाँ पर पता है, यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 9 का, उसमें आपको सारे डिजिट्स का सम करना होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप करेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 9, फिर आप देखेंगे जो नंबर आएगा क्या वो 9 से डिविजिबल है, तो वो आपको चेक करना है हर किसी पार्ट में। यहाँ पर हम अगर सेकेंड पार्ट का देखेंगे वो आएगा 2 + 3 + 3 है, 3 + 3 6, 6 + 2 is 7 8, तो वो 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो वो आएगा 6 + 3 6 7 8 9, तो वो 9 आता है, तो 9 से डिविजिबल होता है। तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, when a number is divided by 10 it leaves remainder 8, what will be the remainder when the same number is divided by 5? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है ये क्वेश्चन। सपोज अगर हमारा कोई नंबर n है, when a number is divided by 10, ये जो ये नंबर है ये 10 से डिवाइड है। सपोज कोई नंबर मैं n रखूंगी, मुझे नंबर पता नहीं है, इसको मुझे 10 से डिवाइड करना है। इट लीव्स ए रिमाइंडर, इसका कोई कुछ कोफिशिएंट आएगा वो भी मुझे नहीं पता है, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 8, राइट। ये पहली कंडीशन है हमारी। तो दैट मीन्स अगर हम इसको एक लाइन में लिखें, आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये जो n है हमारा ये हमारा डिविडेंड है, और डिवाइजर जो हमारा है 10 है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट, कोफिशिएंट q है, प्लस रिमाइंडर हमारा 8 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक ही लाइन में। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, नंबर हमारा सेम है, इसको हम 10 नहीं, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 5 लिखा गया है। तो हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 10 से भी 5 बाहर निकालना है कॉमन, और 8 से भी हमें 5 बाहर निकालना है। अगर 10 से हम 5 को कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसे आएगा, 5 बाहर आएगा तो अंदर आएगा 2, इसको हम 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, 5 2 और 10 ही होता है, और साथ में q है। तो ऐसे यहाँ से भी फिर प्लस की साइन, 8 से भी हमें 5 को बाहर निकालना है। अब यहाँ से कैसे 5 बाहर निकलेगा, यहाँ से 5 बाहर निकलेगा ऐसे, 5 को अगर हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पर ये आएगा 5 × 1, 5 × 1, और प्लस क्या करेंगे हम 8 आना चाहिए, तो 5 को हम प्लस अगर 3 करेंगे तो 8 आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर 3 आएगा। ऐसे हुआ नेक्स्ट स्टेप हमारा। अब हमें 5 अलग से लिखना है, n = 5, तो यहाँ से जब हमने 5 को कॉमन निकाला, ये वाला 5 भी यहाँ पर है, ये वाला 5 भी है, 5 को हमने बाहर निकाला तो अंदर आया 2 q, प्लस 5 को हमने कॉमन निकाला तो इसकी जगह यहाँ पर 1 आएगा, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम, और यहाँ से हमारा बच गया 3, तो +3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में हमारा स्टेप आ गया, ये ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर कहा था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो n है ये हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट, ये हमारा कोफिशिएंट है, प्लस दिस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको पता चला जो रिमाइंडर है वो क्या है अब 3, जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन में 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, in which of the given situations a quadrilateral can be constructed uniquely? इन वाली कंडीशंस में कौन सी वाली कंडीशन ऐसी है जहां पर एक क्वाड्रिलेटरल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? वो कंडीशन जो है वो है ऑप्शन सी, when 4 sides and any one diagonal is given। जब हमारे पास एक तो 4 साइड्स गिवन हो गए एक कॉर्ड के, और कोई भी एक डायगोनल हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट कुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपको बोलना है एक स्क्वायर का, सपोज दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर में जो होते हैं सारे साइड्स, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, इसका एरिया आपको गिवन है, एरिया है इसका मतलब जो अंदर वाली स्पेस है वो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोलना है इस स्क्वायर का जो साइड है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर एरिया की स्क्वायर की फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर का साइड रखेंगे a, तो दैट मींस a का स्क्वायर है 144, एरिया के बराबर इक्वलाइज करना है। तो यहाँ पर जो a आएगा, जो स्क्वायर है वो जाएगा इस साइड से रूट बनकर, रूट ऑफ 144। यहाँ पर आपको 144 के फैक्टर्स निकालेंगे, या सिंपली मैं कहती हूँ 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144। तो स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल, तो a आएगा आपका 12, तो इसका आंसर है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड कैन बी कैलकुलेटेड बाय। यहाँ पर ये वाला सॉलिड है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का सॉलिड है, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है, वॉल्यूम मतलब जो इसके अंदर की स्पेस है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। यहाँ पर आपको इसका रेडियस पता होना चाहिए और इसकी हाइट पता होनी चाहिए। तो इसका रेडियस ये क्लियरली विजिबल नहीं है, इसका रेडियस 2 हो सकता है और यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो 5 हो सकती है। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हैं। पाई का वैल्यू है 22/7, इसका रेडियस है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू हाइट है इसकी 5, तो वो आ सकता है यहाँ पर जो आपको सॉल्व ही नहीं यहाँ पर करना है, यहाँ पर ऐसे ही ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ का जो ऑप्शन जो मैच करता है वो है ऑप्शन बी। पाई का वैल्यू हमने 22/7 दिया है, यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं दिया है, पाई को एज इट इज रखना है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द लेटर दैट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट 6,2। आपको यहाँ पर लेटर फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट 6,2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 6 है, मतलब ये 6 है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है पहला, और दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट, पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो 6 हमें देखना है इस x एक्सिस से, ये हमारी x एक्सिस है, तो यहाँ का 6 ये है, और y हमें देखना है, और 3 हमें देखना है y एक्सिस से, तो y एक्सिस ये है हमारा 3। तो हमें पहले इस 6 के सीध में ऊपर तक जाना है 3 तक, और 3 यहाँ पर है y एक्सिस में, तो ये इसके सीध में ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट शायद E है, तो इसका जो पॉइंट है वो हो सकता है E। तो चलिए हमारा सेक्शन ए हुआ कंप्लीट। नाउ सेक्शन बी के 6 क्वेश्चंस हम देखते हैं, जिसका हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ये बिल्कुल 9 को आपको सम में लिखना है 7 ऑड नंबर्स में, तो दैट मींस 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो इज अ प्रोसेस फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड दिया गया है, ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं इन 2 पार्ट्स के, आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। Which least number should be subtracted from 7400 to give a perfect square? आपको बोलना है यहाँ पर ये जो 7400 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको बोलना है कौन सा वो कम से कम नंबर हो सकता है जो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो अगर हम 7400 को -4 करेंगे तो वो आएगा 7396, तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। फर्स्ट का आंसर है 4 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। पार्ट नंबर 2, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो जो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, मतलब माइनस करने के बाद आपको जो ये नंबर मिला है ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिला है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा, इसको अगर आप देखेंगे इसका स्क्वायर रूट यही कोफिशिएंट होगा। इसको अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे आप देखेंगे ये 86 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर है 86। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 बी मल्टीप्लाइड टू बी इट अ परफेक्ट क्यूब। आपको बोलना है 72 को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बने। अगर आप देखेंगे 72 के फैक्टर्स वो आते हैं यहाँ पर 2, 2 3 are 6, 2 6 are 12
और इसके बाद भी 2 से, क्योंकि इवन नंबर है, 2 1 2, यहाँ पर 1 आया तो 2 8 16, फिर इसके बाद फिर से 2 से है, 2 9 18, फिर इसके बाद 3 इंटू 3 3 3 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्यूब लिखा गया है तो ट्रिपलेट्स यहाँ पर बनेंगे। तो ये एक ट्रिपलेट है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मगर ये जो 3 इंटू 3 है ये ट्रिपलेट्स नहीं है, ये पेयर में है। तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक ट्रिपलेट बने? तो दैट मीन्स आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 को। तो आप 72 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ 140608। आपको क्या करना है, 140608 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और इसके फैक्टर्स आते हैं 6 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 टाइम्स 13, 13 इंटू 13 इंटू 13। तो यहाँ पर ट्रिपलेट्स बनते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2 रेज़्ड पावर 3 इंटू 2 रेज़्ड पावर 3 इंटू 13 रेज़्ड पावर 3। तो यहाँ का इन सब का मल्टीप्लाई करके जब हम एक एक यहाँ पर 2 इंटू 13 करेंगे वो आएगा 52। तो इसका आंसर है 52। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD where AB is equal to 10 सेंटीमीटर एंड BE equal to 6 सेंटीमीटर। ये आपका एक पैरेललोग्राम है ABCD। इसमें आपको यहाँ पर 2 साइड्स दिए गए हैं, AB 10 सेंटीमीटर है और BE यहाँ पर ये वाला साइड दिया गया है, BE 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर ये वाला साइड है BE। तो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इंटू हाइट के। तो यहाँ की बेस है 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आता है 10 6 और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेस 108 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आप 108 के भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे और 108 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखिए रेज्ड पावर में तो ये बनेगा 2 2 बार, 2 रेज्ड पावर 2 और 3 3 बार, तो 3 रेज्ड पावर 3। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर खत्म हुआ आपका सेक्शन बी। नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 20 है, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a - 9ab प्लस 5b - 3। आपको क्या करना है, आपको पहली लाइन में आपको ये लिखना है और आपको इसके नीचे दूसरी लाइन में ये लिखना है, मगर आपको ध्यान रखना है लाइक टर्म के नीचे आनी चाहिए और तीसरी लाइन में आपको साइंस चेंज करनी है इसकी और फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x - 5 + 4y when 3x + 2y = 1। यहाँ पर आपका जो है टर्म 6x + 4y मैं लिख सकती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर मैं लिखूँ -5, राइट। मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख लिया, पहले वेरिएबल्स फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म। अगर मैं इन तीनों टर्म्स को 2 से डिवाइड करती हूँ, डिवाइडेड बाई 2 + 4y डिवाइडेड बाई 2 - 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हो जाएगी कैंसलेशन और यहाँ पर भी हो जाएगी कैंसलेशन। तो वो आएगा 2 3 r 6, 3x + 2 2 r 4, 2y - 5/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3x + 2y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमारा आया 3x + 2y 2 टर्म्स। तो यहाँ पर 3x + 2y किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो दैट मीन्स हमें इन 2 टर्म्स के बदले लिखना है 1 - 5/2 हमारी अपनी तीसरी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर अगर एलसीएम करते हैं 2 आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2 × 1 2 -5 की जगह आएगा 5 ही, तो 5 - 2 आता है -3 बड़े की साइन डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन का है -3/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ए मेटेलिक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 1.4 मीटर। इस रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ है, सपोज ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसको कहते हैं एक रेक्टेंगल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसकी लेंथ है 1.4। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लंबाई 1.4 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ कितनी है, 0.7 मीटर। इज फोल्डेड अबाउट इट्स लेंथ। अगर हम ये लेंथ है इसको हम स्क्रॉल करेंगे, जैसे एक कैलेंडर होता है, इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये इस शेप का बनेगा, ऐसे
फोल्ड करने के बाद ये इस सिलेंड्रिकल शेप का बनेगा। तो चलिए, ये जो ये लेंथ है ना, जब ये रोल हो गया, ये यहाँ पर ये बन गया इसका, ये यहाँ पर इस सर्कल की सरकमफ्रेंस बन गई। यहाँ पर ये पहले लेंथ थी, लेंथ होने के बाद जब ये रेक्टेंगल फोल्ड हुआ, ये इसका एक एंड बन गया, ठीक है, जो इसकी सरकमफ्रेंस कहलाएगी। अगर आपको पता है सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो बराबर होती है 2 पाई r के। तो ये जो सरकमफ्रेंस है ये असल में पहले क्या थी, ये थी लेंथ, तो ये आएगा 1.4, इसको इक्वलाइज करना है 1.4 के साथ। तो यहाँ पर आपको क्या निकलेगा, यहाँ पर इसको आपको रेडियस निकलेगा, क्योंकि आपको असल में क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होता है पाई r स्क्वायर h के। हाइट आपको है, बोलिए हाइट कैसे है, क्योंकि ये जो ये ब्रेड थी पहले इस रेक्टेंगल की, यही इसकी हाइट बन गई। हाइट आपका 0.7 है, मगर रेडियस नहीं है। रेडियस किससे निकलेगा, ये इक्वलाइज करने से आपको रेडियस निकलेगा। जब रेडियस यहाँ से आपको निकलेगा तब आप वो रेडियस यहाँ पर डाल सकते हैं, तो आपका वॉल्यूम फाइंड होगा एक सिलेंडर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्रेस 9 raised power -4 विद बेस 1/3 एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो आपको लॉज लगाकर यहाँ पर 1/3 बेस आनी चाहिए और इस पर कुछ पावर आना चाहिए। तो 9 raised power -4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, क्योंकि आपको पता है 3 3r होता है 9, इस पर रेज्ड पावर -4 है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये जो 3 है ये कितनी बार है, 2 बार है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 raised power 2 और ऊपर से इसका -4 है रेज्ड पावर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ऐसा होगा, यहाँ पर हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है एक लॉ है a raised power m × n, m होल n वो बराबर होता है a raised power m × n, तो हम इसको 2 × -4 भी लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। बेस है हमारी 3 और 4 2 और ऐसे -8। अब हमारा जो पावर है यहाँ पर माइनस में है, तो हम इसको कर सकते हैं रेसिप्रोकल, तो ये आएगा 1/3, 3 को रेज्ड पावर 8, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 होल रेज्ड पावर 8। तो हमारा आया 1/3 हमारी बेस है और इस पर पॉजिटिव जो एक्सपोनेंट है वो है 8। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स ए एंड बी इन द गिवन पॉसिबल प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम में ये जो ये लेटर्स है ए और बी, इनका वैल्यू आपको देखना है। पहले आपको ये वाली लाइन लेनी है जो यूनिट स्पेस पर लाइन है, तो a + 6 = 1, ठीक है। तो 6 को कुछ अगर हम ऐड करेंगे तो 1 नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है 11। क्या हो सकता है, 11। तो यहाँ पर आप 6 को क्या ऐड करेंगे, 11 आना चाहिए, तो आप 6 को यहाँ पर ऐड करेंगे 11 - 6। 11 - 6 क्या होता है, 11 - 6 5 होता है। तो दैट मीन्स जब आप 6 को ऐड करेंगे 5 तो आएगा यहाँ पर 11, यहाँ पर 1 जाएगा कैरी, तो 1 आएगा नीचे, तो ए आपका 5 हो सकता है। तो इसके बाद आपको ये वाली लाइन लेनी है यहाँ पर, तो 1 + 3 + b आना चाहिए आपको 10। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे, 3 + 1 = 4 + b = 10। तो 4 हो जाएगा ट्रांसपोज b = 10 - 4, तो b = 10 - 4 आएगा आपका 6। तो दैट मीन्स ए आपका 5 हो सकता है इस क्वेश्चन में और बी आपका 6 हो सकता है, तभी आपका जो आंसर आएगा 101 आएगा। इसके बाद सेक्शन सी हुआ खत्म। अब सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस है 5-5 मार्क्स के, तो दैट मींस 10 मार्क्स इस सेक्शन डी के बनते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 25, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आपको एक रोम्बस के डायगोनल्स देकर है। आपको अगर याद है जो रोम्बस होता है इसके सारे साइड्स जैसे कि स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, और आपको इसके डायगोनल्स दिए गए हैं। डायगोनल्स वो वाली लाइन होती है जो 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ती है। और या तो आपको ये करना है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन विच PQ = QR। आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है PQR, इसमें आपको 2 साइड्स इक्वल है। PQ बराबर है QR के, ये साइड इस साइड के बराबर है और एंगल P देकर है। एंगल P + एंगल R = 135। इन दोनों एंगल्स का सम 135 है। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इस तीसरे एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बाद आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25।
25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, द गिवन लीनियर ग्राफ शोज फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस फॉर 7 days. ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको ये अच्छे से ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर क्लियरली ये विजिबल नहीं है तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. इसके 4 पार्ट्स हैं और यहाँ पर पार्ट नंबर फर्स्ट है नेम द डेज व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर वाज ऑब्जर्व्ड सेम एज फोरकास्टेड टेम्परेचर. यहाँ पर आपको 2 लाइंस को डिफरेंशिएट ही नहीं किया गया, या तो एक लाइन डॉटेड में होनी चाहिए, एक लाइन कंटिन्यूअस में होनी चाहिए. एक्चुअल टेम्परेचर वाज ऑब्जर्व्ड द सेम एज फोरकास्ट टेम्परेचर. यहाँ पर आप देख सकते हैं डे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर इस 5 वाले डे पर एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्ट टेम्परेचर सेम है और यहाँ पर भी डे 2 में भी एक्चुअल टेम्परेचर एंड फोरकास्ट टेम्परेचर सेम है और यहाँ पर डे 7 में भी दोनों टेम्परेचर सेम है. तो पहले पार्ट का आंसर आप लिख सकते थे डे 2, डे 5 एंड डे 7. इसके बाद पार्ट नंबर सेकेंड, नेम द डे व्हेन देयर वाज ऑब्जर्व्ड मेजर डिफरेंस बिटवीन फोरकास्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर. आपको दिनों के नाम बोलने हैं जब यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर इस ग्राफ में दिखेगी. तो ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर है ज्यादा डिफरेंस, तो ये आपका डे 3 है. पार्ट नंबर थर्ड, नेम द डे व्हेन लीस्ट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फोरकास्टेड टेम्परेचर वाज ऑब्जर्व्ड. आपको वो वाला दिन बोलना है जहां पर ज्यादा कम गैप है. तो मुझे लगता है जो ज्यादा कम गैप है वो यहाँ पर है डे 1 में भी और डे 4 में भी. Now next part, name the day when highest actual temperature was observed. आपको बोलना है वो वाला दिन जहां पर ज्यादा highest actual temperature है, वो है आपका सबसे ज्यादा ये जो ग्राफ जाता है ये जाता है यहाँ पर, तो वो है डे 7 पर. या तो आपको ये करना है या तो आपको और में बार चार्ट बनाना है टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा. तो यहाँ पर आपको क्लास दी गई है 8th क्लास, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, 7th क्लास के और 6th क्लास के. आपको क्या यहाँ पर करना है, एक बार ग्राफ बनाना है. यहाँ पर आपको 8th लिखना है, यहाँ पर आपको 7th लिखना है और इसके बाद आपको 6th लिखना है. और एक बार जाएगा बॉयज के लिए और एक बार जाएगा गर्ल्स के लिए, ठीक है. और यहाँ पर भी एक बॉयज के लिए और इसी के साथ एक गर्ल्स के लिए, और यहाँ पर भी एक बॉयज के लिए एक गर्ल्स के लिए. तो यहाँ पर आपको नंबरिंग देनी है, यहाँ पर 5-5 की गैप छोड़कर कर सकते हैं या 10-10 की गैप छोड़कर नंबरिंग दे सकते हैं. तो आपको बॉयज गर्ल्स 8 के यहाँ पर लिखने हैं. बॉयज 15 है, गर्ल्स 25 है, बॉयज 10 है, गर्ल्स 20 है और 6th के बॉयज 25 है और गर्ल्स 15 है. तो ये वाला जाएगा ज्यादा ऊपर. यहाँ पर बॉयज का अगर पहला वाला बॉयज है तो दूसरा वाला जाएगा नीचे. ये है आपका बार ग्राफ. तो दिस वॉज योर मैथ्स पेपर ऑफ क्लास 8th. आई होप आपने पेपर अच्छे से किया होगा. बिल्कुल इजी पेपर था, बिल्कुल बुक से रिलेटेड आया था. हाँ, कुछ 1-2 क्वेश्चंस थोड़े से हटके थे. होप फॉर द बेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियोस में. टिल देन गुड बाय.